अस्सलाम स्टूडेंट्स, यूनिक ने जो आपके लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स स्पेशल अरेंज किए हैं, उस सिलसिले में आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था, तो डाटा कम्युनिकेशन, और उसकी हमने डेफिनेशन देखी और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे डिटेल में। उसके बाद उसी लेक्चर के एंड में हमने सिग्नल जो इसकी डेफिनेशन और सिग्नल की जो दो टाइप्स हैं वो हमने स्टार्ट किया था। तो वो हम ये सिग्नल का जो टॉपिक है इसी से आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 19 चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशंस, और ये टॉपिक हम सिग्नल से कंटिन्यू करते हैं। सिग्नल की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर से कि जब हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करना है तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन मेथड मीडिया हम यूज़ करेंगे, और नॉर्मली जो कम्युनिकेशन मेथड या मीडिया है वो एनालॉग फॉर्म जो है वो अंडरस्टैंड करता है, और एनालॉग फॉर्म के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसको सिग्नल कहा जाता है। अब ये हमारे पास ये वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव, जिसके ज़रिए डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको सिग्नल कहा जाता है। अब सिग्नल जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंपोनेंट एक डिवाइस से दूसरे कंपोनेंट तक, ये और ये डेफिनेटली हम कोई ना कोई कम्युनिकेशन मेथड टूल इस्तेमाल करेंगे। दो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, दो टाइप्स ऑफ हम सिग्नल्स की बात करते हैं। एक है हमारे पास एनालॉग सिग्नल और एक है डिजिटल सिग्नल। अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है डिजिटल जो फॉर्म है उसको अंडरस्टैंड करता है, वो अभी हम देखते हैं जो 0-1 की बात। और नॉर्मली जो कम्युनिकेशन जो मीडिया हम यूज़ करते हैं वो एनालॉग सिग्नल यूज़ करता है। तो दो टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये कॉन्टीन्यूस हमारे पास वेव स्ट्रक्चर है, जिसमें आप जिसको सपोज लहरें, और ये कॉन्टीन्यूस है, ये लगातार चेंज होते रहते हैं। इसका सिग्नल जो है ये किसी एक टाइम पीरियड में इसका जो सिग्नल जो है फिक्स स्टैटिक नहीं होता, कि यानी कोई ऐसा टाइम है जिसमें इसका सिग्नल में कोई चेंज ना आ रही हो। नॉर्मली इसके अंदर चेंज आती ही रहती है, तो इसलिए इसको कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म, उसको एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। और ये लगातार एक टाइम में ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इस वेव को कैरियर वेव कहते हैं। अब ये कोई भी वेव्स हैं, लाइट वेव है, साउंड वेव है, रेडियो वेव है, ये एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल। और नॉर्मली जो डाटा जो टेलीफोन लाइन के थ्रू जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसकी डाटा की फॉर्म भी एनालॉग ही होती है। अब एनालॉग सिग्नल जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज है कि जी एनालॉग सिग्नल का डिसएडवांटेज कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसमें रैंडम फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती रहती हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ना, इसकी अगर टेक्निकल टर्म की बात करें इसको नॉइज़ कहते हैं। इसको नॉइज़ नहीं, अगर एनालॉग सिग्नल अगर हम टेलीफोन यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं जी का शोर आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है, वो इसकी इसी करेक्टरिस्टिक, अब इस करेक्टरिस्टिक खूबी को कहते हैं, लेकिन इसको अब डिसएडवांटेज कि इसमें क्योंकि नॉइज़ जो है इसके अंदर ये चेंजेस फ्रीक्वेंट होती रहती हैं, इसको नॉइज़ कहते हैं। इसी नॉइज़ को फिर हम वो शोर या वो आप डिस्टॉर्शन या आप इसको सिग्नल लॉस, क्योंकि हम बात डाटा कम्युनिकेशन में एक स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर में 2 में हम यही बात करते रहे कि डाटा जो है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, तो जिस फॉर्म में जो डाटा पहुंचाया है एग्जैक्टली वही डाटा रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। अगर उसमें ज़रा सी भी चेंज आ गई तो वो डाटा वो तो नहीं भेजा गया था, उसमें डाटा जो है अगर वो सिग्नल लॉस हो जाता है या नॉइज़ डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसमें अगर वो डाटा में कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड हो जाती हैं या कोई डाटा बीच में लॉस हो जाता है, मिस हो जाता है, तो वो डाटा तो सेंडर ने भेजा ही नहीं था। तो इसलिए अगर आगे रिसीवर एंड पे हो सकता है वो अब उसको अंडरस्टैंड करने में मसला हो जाए, या वो अब डाटा पैकेट जो है वो भेजा कुछ और है, डाटा पैकेट उतने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वहाँ रिसीव ही नहीं हो रहा, तो अब ये मज़ीद डाटा इसमें अटैच किधर हो गया या डाटा लॉस किधर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके डिसएडवांटेज एनालॉग में आ जाती हैं। उसके बाद अगर डिजिटल की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये डिजिटल फॉर्म का डाटा जो है यही अंडरस्टैंड करता है, तो ये जो है इसको बाइनरी फॉर्म कहा जाता है।
अब ये जिस तरह हमने चैप्टर 1 में बात की थी और इसी चैप्टर 3 में भी अभी हम ये दोबारा बात करेंगे कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी जो लिंकिंग है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उसकी स्टेट्स हैं ऑन ऑफ, तो अब उसी से ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल जो हमने चैप्टर 1 में बात की थी इस चैप्टर में दोबारा देखेंगे। तो डिजिटल सिग्नल असल में क्या है, ये ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं इन डिसकॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट फॉर्म। हमने एनालॉग की बात की थी, कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस की हम बात करेंगे कि कुछ टाइम फ्रेम में डाटा जो है वो सेम ही डाटा जो है फ्लो करता रहता है। तो ये चीज़ आप स्टूडेंट आपने माइंड में रखनी है। द चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू इन डिजिटल सिग्नल इज सडन, फ़ौरन ही एडवांस जो है वो उसकी जो स्टेट जो है वो 0 से 1 या ऑन ऑफ के साथ चेंज हो जाती है। तो ये इसको हम सडन की बात कर रहे हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन जो कंप्यूटर्स के जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर सिस्टम जिसके जो कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल फॉर्म पे बेस करते हैं, तो उसके डाटा सिग्नल की फॉर्म जो है वो डिजिटल होती है। और कंप्यूटर जो हैं वो डाटा जो एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या इंफॉर्मेशन की अगर हम एंड पे बात कर रहे हैं वो भी डिजिटल सिग्नल ही रिक्वायर गेट कर रहे होते हैं। अब सिग्नल जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर हम इसको प्लॉट करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे। तो अगर आप वर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यूज स्ट्रेंथ आती है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सेल की बात करें तो उसमें हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अब ग्राफ जो है वो जो अगर आप एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो हमारे पास स्मूथ कर्व्स हैं कि स्मूथली जो है वो ग्रेजुअल जो है वो चेंज उसमें आ रही होती है। तो वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर जो है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है एनालॉग सिग्नल की हम बात कर रहे हैं तो उसके दरमियान इसकी लगातार कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, बड़े स्मूथली फॉर्म में जो है जो सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो रहा था। ये डिजिटल के हवाले से सडन नहीं होता। अगर आप डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट आप माइंड में रखेंगे किसी टाइम फ्रेम में इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रह सकती है। इट देन चेंजेस इमीडिएटली, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रहने के बाद अगर हम कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल में हम वैल्यूज़ कौन सी बात करते हैं, वो 0 और 1 की। अगर आप ऑन ऑफ की अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं टाइम फ्रेम में वैल्यूज़ की 0 0 0 और फिर फ़ौरन ही उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उसके दरमियान आपको पता है स्टूडेंट 0 और 1 के दरमियान भी वैल्यूज़ होती हैं, तो वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी और फ़ौरन ही 0 से 1 और फिर 1 से 0 वैल्यू हो जाएगी। दी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फिक्स वैल्यूज़ हैं उसमें, और इसी के वर्टिकल जो है वो वहाँ पर उधर वो इमीडिएट चेंज आती रहती है। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये एनालॉग है। एनालॉग में हम बात कर रहे थे कि इधर जो अगर आप ये देखें, ये कहा था कि यहाँ पे अगर आप वर्टिकल की बात करते हैं तो उधर वैल्यू है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इधर हमारे पास ये टाइम फ्रेम आएगा। एनालॉग सिग्नल की अगर आप डायग्राम की बात करें तो ये देखें वैल्यू जो है वो तो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो लेकिन अब जो है इसमें ये जो आप ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम में ये इतने टाइम में वैल्यू जो है क्या चेंज इसमें आ रही है। देखें कर्व्स हैं, स्मूथ कर्व्स हैं। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्स है, फिर वो दोबारा हमारे पास ये टाइम फ्रेम है। और टाइम फ्रेम में अगर ये स्टूडेंट अगर डायग्राम की तरफ देखें तो ये दो ही वैल्यूज़ हैं डिजिटल में 0 और 1। अगर आप ये एक्स को टच अगर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और अगर हम इसके वाई एक्स की ये वैल्यू की बात करें ये 1 है। तो अब ये देखें इतने टाइम फ्रेम में वैल्यू जो है 1 1 1 1 है, और फिर फ़ौरन ही जो है वो डिक्लाइन हुई और वैल्यू जो है वो एक एक्सिस के साथ ही ये वैल्यू 0 आ गई, और इस टाइम फ्रेम में वैल्यू फिर दोबारा 0 0 है, और फिर एडवांस जो है वो फॉर सडन ही उसमें चेंज आ गया और वैल्यू जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गई। तो ये स्टूडेंट जो है ये एनालॉग और डिजिटल, यहीं से आप एनालॉग और डिजिटल वॉचेस की या हमारे पास डिजिटल डिस्प्लेज हैं उसकी आप बात करें तो आप डिजिटल अगर आप ये कहें कि हम कंप्यूटर में ना ये सुनिए ज़रा एक थोड़ा सा एक बात क्लियर करने वाली है कि यहाँ पे हम बात करते हैं 0 1 की, तो आप कहें सर डिजिटल वॉच में तो 0 1 के अलावा ही वैल्यूज़ होती हैं, तो इसके अलावा और भी कोई डिजिटल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें 0 1 के अलावा भी वैल्यूज़ होती हैं, तो उधर गया। तो आपने सिर्फ बात ये देखना है कि इसमें सडन चेंज है और ये कॉन्टीन्यूस है, ये सडन है।
अगर वैल्यू जो है, वैल्यू कोई भी हो, कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ हम ये ग्राफ जो है, आप फिज़िक्स में भी नॉर्मली ग्राफ जो है 0-1 को ही रिप्रेजेंट करके हम देख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई डिजिटल वॉच है या कोई और डिजिटल डिवाइसेस भी हैं और उसमें 0-1 के अलावा भी वैल्यूज़ हैं, तो बात ये है कि उसकी कोई टाइम फ्रेम में वैल्यू सेम रहती है डिजिटल में, और एनालॉग में जो है वो वैल्यू सेम नहीं रहती, कॉन्टीन्यूस चेंज होती रहती। वैल्यूज़ कोई भी हो, लॉजिक तो वही रहेगा ना कि जो कांस्टेंट है, अगर वैल्यू 0-1 के अलावा भी है, तो अगर आप ये बात करते हैं, अगर सेकंड्स की बात करते हैं, मिनट्स की बात करते हैं, तो एक मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 60 सेकंड जो है वो तो चेंज होते रह रहा है, लेकिन वो मिनट तो वो सेम है। एक 60 सेकंड के बाद मिनट की वैल्यू बदलेगी ना, तो इस तरीके से 60 मिनट के बाद आवर की वैल्यू बदलेगी, तो वैल्यू तो सेम चलता रही है ना। वैल्यू बेशक अगर 0-1 के अलावा हो, लेकिन लॉजिक तो हमारा ये रहेगा ना। तो आप ये कंप्यूटर सिस्टम की या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, नॉर्मली इसमें 0-1 की बात हो रही होती है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन लॉजिक के माइंड में रखते हुए, आपको अंडरस्टैंड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारे पास एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद अब एनालॉग सिग्नल जो है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, और ज़्यादातर ये डाटा जो पहुंचाया जाता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। तो इसलिए अब उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक उसका एम्पलीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जो है ये असल में क्या है कि ये एनर्जी जो है वेव की वो कितनी है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द वेव कंटेन्स। अब वो जो हाइट जो है उस टाइम फ्रेम में वेव की जो हाइट है, अब उससे तो उसकी पावर का पता चलता है कि कितनी उस वेव की कितनी एनर्जी है, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं, तो वहीं से हमें पता चलता है कि वेव की स्ट्रेंथ कितनी है। अब वो जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी सिग्नल की वर्टिकल एक्सिस पे, उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू जो सिग्नल की है वर्टिकल एक्सिस पे, उसको मिनिमम एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। अगर हम ये डायग्राम की बात करें तो ये जो है ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और अगर इसकी अब ये हमारे पास ये मिनिमम एम्पलीट्यूड ये आएगा। अब ये जो है नेक्स्ट हमारे पास वो इसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है कि वो कितनी दफ़ा वो वेव जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितनी दफ़ा वो रिपीट होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अमाउंट ऑफ टाइम नॉर्मली सेकंड में एक सिग्नल टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल, ये एक प्रोसेस, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है कि कितने अरसे में वो उसका प्रोसेस जो है वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसको टर्म किस में हर्ट्ज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हर्ट्ज़ नॉर्मली एक प्रोसेस, एक साइकिल को 1 सेकंड में रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास जो है ये इसकी अब ये टाइम फ्रेम है हमारे पास, और ये इसी तरीके से अब अगर ये बात करते हैं, ये तो इसकी आगे इसकी अब ये फ्रीक्वेंसी अब कितनी इसकी वैल्यू है ये टाइम फ्रेम में, कि जी कितना ये सर्कल जो है ये कंप्लीट जो होता जा रहा है, कितना टाइम इसको रिक्वायर है, तो ये जो है इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसके बाद जो है ये डाटा और डाटा की टाइप्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कुछ जनरली डिस्कस किए थे, तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ डाटा जो है इसको हम देखेंगे डिटेल में। टाइप डाटा, फिर वही जो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे थे स्टूडेंट, बात वही है कि जो हम वो जो डाटा प्रोसेसिंग जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो एंटायर हम ये अपने ये लेक्चर्स में यही हम देखते रहेंगे। और फर्स्ट ईयर ICS में जो हमारे पास कुछ चैप्टर जो हैं वो एज ए टूल हम यूज़ करेंगे कि उसमें डाटा को इनपुट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। अदरवाइज़ जो है वो मेन हमारे पास वर्किंग यही रहेगी, ये प्रोसेस जो सर्कल के जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो ये साइकिल या प्रोसेस को कंप्लीट करने में रिक्वायर होंगे, वो उसकी डिफरेंट टर्म्स सारे चैप्टर्स में हम यही देखते रहेंगे। अब डाटा जो है ये जो हमने बुक के स्टार्ट में ही देखा था, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो हम जो है इनपुट करने में हम रिक्वायर करते हैं और सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और ये इसके डिफरेंट ये वेज़ हैं। अब वो क्या है, जो हमने टेक्स्ट भी हो सकता है, जो हमने IT की डेफिनेशन में जब देखा था उधर भी ऐसे ही। तो अब ये डाटा जो है उसकी टाइप क्या हो सकती है, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये अब हम एक एक करके देखते हैं। अब टेक्स्ट जो है
अब टेक्स्ट जो है ये वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ, इसका कम्बिनेशन। अब ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये हम करेक्टर्स हैं, करेक्टर से वर्ड्स और इसके डेफिनेटली फिर ग्रामर लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद जो करेक्टर से वर्ड्स कैसे बनते हैं, और वर्ड्स की भी तो ज़ाहिर है कोई हमारे पास कोई वे है, मेथड है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। हर करेक्टर तो मिल के वर्ड नहीं बन जाता ना, वो जो अंडरस्टैंडेबल है तो वही वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड्स हैं, अब उसके सेंटेंस जब बनते हैं तो ये भी इसकी वर्किंग है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस करेंगे तो उसमें ग्रामर जो है और उसकी जो पैसेज की, जो मैसेज की जो फॉर्म है तो वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर पैराग्राफ्स जो हैं, अब पैराग्राफ्स की हम बात करते हैं कि जी पैराग्राफ जो है डिफरेंट लाइंस का कम्बिनेशन होता है, तो वो हम देखेंगे नॉर्मल लाइफ में और कंप्यूटर में जब देखेंगे पैराग्राफ के आगे मज़ीद कौन सी और मज़ीद करैक्टरिस्टिक होती है जिसको पैराग्राफ हम फिर उसको समझते हैं वो। अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है वो क्या है जी, इसको वर्ड्स को प्रोसेस करना, लाइंस को प्रोसेस करना, पैराग्राफ्स को, और पैराग्राफ से मिलकर फिर पेज और फाइल जो है ये बनती है। तो ये सारी जो लॉजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी फिर प्रोसेसिंग होती है। टेक्स्ट को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो A to Z, इधर वो अपर केस लोअर केस न्यूमेरिक डिजिट्स की बात करते हैं 0 से 9। अब उसमें अगर आप 0 से इंटीजर की बात कर रहे हैं और ये उसके बाद जो है अगर आप रियल वैल्यूज़ वो भी इसमें आ जाती है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो सिंबल्स जो हैं वो लैंग्वेज में जो रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को यूज़ किए जाते हैं तो वो भी टेक्स्ट के अंदर ही आ जाएगा, डिफरेंट सिंबल्स हैं। अब इसमें एग्जांपल्स जो है ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और फिर टेक्स्ट जो है नॉर्मली ये इस चैप्टर में हम देखेंगे जब, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिजिटल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। अब डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है तो ये डिजिटल तो नहीं है ना, ये तो वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्ड्स हैं, अब उसको कन्वर्ट तो हमने करना है ना, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। तो नॉर्मली जो है इसी चैप्टर में देखेंगे डाटा को कन्वर्ट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये एस्की जो है ये हमारे माइंड में होगा नहीं होगा तो भी हम इसको देख लेंगे इसी चैप्टर में। तो डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल में नॉर्मली ये एस्की कन्वर्जन टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और भी टेक्निक्स हैं जो इसी चैप्टर में हम देख लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक की बात हम कर रहे हैं। न्यूमेरिक वो अब इसकी डिटेल में कि जो डिजिट्स हैं जो 0 से लेकर 9 तक है, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, और उसके बाद फिर डेसिमल पॉइंट। और उसमें अब ये पॉजिटिव साइन जो है ये अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन जो है वो प्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होता है तो पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं किया जा रहा होता। यूज़ कर लेंगे डेफिनेटली कोई एरर नहीं है, लेकिन जब अंडरस्टूड है तो फिर इसलिए पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं किया जाता। और फिर इंटीजर जो है वो उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है तो इंटीजर है, अगर है तो फिर उसको रियल टाइप कहेंगे। इंटीजर जो है अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होल नंबर हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रियल की बात करेंगे तो रियल के अंदर फिर हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, डिजिट्स यही रहेंगे लेकिन उसके अंदर फिर डेसिमल पॉइंट आप प्लेस कर देंगे। और फिर डेसिमल पॉइंट की बात करेंगे तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो हम देख लेंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस हमें रिक्वायर है, वो हमारी वर्किंग के रिक्वायरमेंट के हवाले से हम डिफरेंट डेसिमल पॉइंट जो है वो डॉट के बाद प्लेस कर देते हैं। अब न्यूमेरिक डाटा जो है अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं। ये डेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर का बेसिक जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ डाटा में इमेज। अब कई दफ़ा जो है कि इमेज फॉर्म ऑफ डाटा या इमेज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए मोर अंडरस्टैंडेबल होता है एज़ कंपेयर्ड विद टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा। सपोज़ अगर आप बात कर लें कि अगर आप मैप की बात करें, किसी को एड्रेस बता रहे हैं कि यहाँ पहुँचना है और आप एड्रेस आप टेक्स्ट में, लाइंस में, वर्ड्स में बता रहे हैं, तो अब एक आप एड्रेस बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम इमेज और मैप, जिसमें आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं वो आप प्लेस कर रहे हैं कि जी ये इसमें कोई ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज के अंदर कोई टावर आ जाएगा, ये बिल्डिंग आ जाएगी। आप उसके जो फिज़िकल नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसमें आप बता रहे हैं। तो हो सकता है कि पर्सन उसके लिए मैप जो है वो इमेज जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो एज़ कम्पेयर विद टेक्स्ट नंबर। तो इसलिए जो है इमेज फॉर्म ऑफ डाटा।
ये भी टाइप ऑफ डाटा है। अब इसमें चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, स्केचेस हैं। अब ये फॉर्म ऑफ डाटा कई दफ़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। अब इमेजेस आर सेंट एज कॉन्टीन्यूस बिट्स। अब ये भी कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग में कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो तो बिट्स ही हैं। अब इसी बिट से मिलकर ये बाइट्स बनेगा, इसी बाइट से फिर मिलकर जो किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट की बात चैप्टर 1 में हमने की थी, उसी से फिर मिलकर ये इमेज बनेगा। और इमेज जो है वो डेफिनेटली बैकग्राउंड में तो बिट्स और बाइट्स का ही कम्बिनेशन है। अब बिट्स को फिर ग्रुप किया जाता है बाइट्स में, तो इमेज जो है वो असल में ये जो हम डाटा पैकेट की बात करते हैं तो ये इमेज डाटा ये भी बिट का पैटर्न होता है। जो हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि स्क्रीन की बात करते हैं तो हमारे पास पिक्सल हो जाते हैं, प्रिंटर की बात करते हैं तो डॉट्स की बात करते हैं। तो इसी तरीके से इमेज जो है वो भी पिक्सल और डॉट का ही फिर कम्बिनेशन हो जाता है। ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो है ये सिग्नल्स ही हैं। साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड एज ऑडियो। अब ये जो है ये कोई म्यूज़िक हो सकता है क्योंकि ये सारे हमारे पास एनालॉग ही स्पीच है और अदर टाइप ऑफ साउंड डाटा। ऑडियो डाटा क्या है, ये देखें वही जो हमने बात सिग्नल की थी कि वेव फॉर्म्स हैं या ये सिग्नल्स हैं लगातार जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। वो डिवाइस अंडरस्टैंड करता है, कंपोनेंट अंडरस्टैंड करता है, या एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे ईयर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह भी हमने बात पहले भी की थी कि हमारे जो ईयर्स हैं उनके भी हियरिंग एबिलिटी जो है वो अल्लाह ताला ने एक फ्रीक्वेंसी एक रेंज के अकॉर्डिंगली ही रखी है। उस रेंज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, अदरवाइज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो ये इसको क्योंकि एज ए ह्यूमन ही कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो ये डिजिटल फॉर्म को इसको क्या कन्वर्ट करने का रेट है 44,056 टाइम्स पर सेकंड जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये नॉर्मली ये डिपेंड करता है सिस्टम पे कि कितने बिट में डाटा पैकेट को डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 816 आगे जो हम ज़्यादा प्रोसेसिंग की बात करते हैं फिर 3264 और आगे जितना हम रिक्वायर है वो हम करते हैं। डाटा को पैकेट बनाने में इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। और फिर जो सैम्पल डाटा जो है जो इस ब्लॉक ऑफ डाटा डाटा पैकेट उसको फिर कम्युनिकेशन मीडिया से मीडियम से मेथड से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसके बाद जो है वीडियो। अब वीडियो क्या होता है, अब वीडियो जो है हमारे पास कम्बिनेशन है किसका, पिक्चर का, हमारे पास एनिमेशन का। अब ये अगर जो पिक्चर जो है स्टैटिक है वो तो हमारे लिए एक फ्रेम हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रेम्स जो हैं हम कॉन्टीन्यूसली अगर भेज रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप जो ऑनलाइन लेक्चर जो देख रहे हैं इसमें जो वीडियो कैमरा जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली फ्रेम्स कैप्चर करता जा रहा है और कॉन्टीन्यूसली फ्रेम कैप्चर करके फ्रेम्स को स्टोर कर रहा है। अब हमारे जब ये हम वीडियो को लेक्चर को देखते हैं तो हम ये आँखों से अपनी आइज़ से देख रहे हैं तो हमारी आइज़ एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ फ्रेम्स को पिक करती है और हम फ़ौरन ही प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कि एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम में डिफरेंस क्या है। ये फ़ौरन ही हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। हमारा प्रोसेसर या हमारा माइंड फ़ौरन ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि दोनों फ्रेम्स में जो डिफरेंस है वही हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप ये देखें एनिमेशन में अगर आप ये देखते हैं तो एनिमेशन में अब ये अगर आप इमेज देख रहे हैं ये एक फ्रेम है। अब उसके बाद अगर अब ये जो एक फ्रेम आया जिसका मतलब है तो हमने ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया कि इस फ्रेम में ये जो 3 लाइंस हैं ये इसका डिफरेंस है, जिसका मतलब है कि अब इस फ्रेम और प्रीवियस फ्रेम में इन 3 लाइंस का डिफरेंस है। तो आप कंसंट्रेट जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और उसमें ये एनिमेशन जो है इसका यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप फ़ौरन देख लेते हैं कि ये प्रीवियस हमने पढ़ लिया है ना, अब ये वीडियो जो है टॉपिक में ये जो 3 लाइंस हैं ये अभी दोबारा प्लेस की गई हैं तो हम इस पे तवज्जो कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ठीक है ये पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें फिर आपको फ़ौरन चेंज आपके माइंड में एनालाइज करके माइंड आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा कि जी प्रीवियस फ्रेम और इस फ्रेम में इन 3 लाइंस का डिफरेंस है। तो अब ये 3 लाइंस जो हैं इस पर हम तवज्जो कर रहे होते हैं। तो वीडियो जो है असल में ये हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस पिक्चर्स या फ्रेम्स हैं
उसको स्टोर किया जाता है और कॉन्टीन्यूस पिक्चर्स फ्रेम्स के तौर पर दिखाया जाता है, तो ये वीडियो बन जाती है। वीडियो कंसिस्ट ऑफ फुल मोशन पिक्चर्स और मूवी फिल्म, और इसमें पिक्चर्स भी आ रही हैं कॉन्टीन्यूसली, और ये हमारे पास एनालॉग साउंड डाटा कॉन्टीन्यूसली ये भी स्टोर किया जा रहा है। तो वीडियो जो है ये पिक्चर्स और साउंड इन दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा। डेट क्रिएट एक्शंस एंड मूवमेंट्स। इट कैन बी ए कॉन्टीन्यूस एंटिटी, और ये कॉन्टीन्यूस जो है कैप्चर किया जा रहा है ऑडियो वीडियो, या ये सेट ऑफ पिक्चर्स भी हो सकता है कि जिसको एक स्पीड में जो है वो प्ले किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। तो अगर ऑडियो अटैच कर दिए तो फिर ये हमारे लिए एक कॉन्टीन्यूसली मोशन पिक्चर बन जाएगी। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय ए वीडियो कैमरा, इसके ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है, अब वो ये टॉपिक जो है ये हमने चैप्टर 1 में भी स्टूडेंट्स देखा था। अब इसको दोबारा देख लेते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन या हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये चैप्टर 1 में भी देखा, अब ये दोबारा है कि जी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे बेस करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, ऑन और ऑफ। तो अब ये बजाय इसके कि जब कंप्यूटर सिस्टम आया तो उससे पहले मैथ में डिफरेंट जो है डाटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, जो भी हमने देखा कि जी ये डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ये डिफरेंट मैथ के हवाले से डिफरेंट सिस्टम्स वर्क कर रहे थे। अब कंप्यूटर सिस्टम आया तो कंप्यूटर सिस्टम में भी डाटा पुट करना है, प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट हमें रिक्वायर होगी। तो फिर अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, या प्रीवियसली ऑलरेडी यूज़ 4 सिस्टम्स हम उनको यूज़ करें, या कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सेपरेट एक और सिस्टम बनाएं। तो फिर जो इसके मैन्युफैक्चरर्स इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये इसी से कंसीव कर लिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल जो है वो सिस्टम यूज़ करके इसकी 2 स्टेट्स को ये यूज़ करता है। ऑन ऑफ पावर किसी कंपोनेंट को प्रोवाइड की जाती है, तो वो कंपोनेंट है पावर यूज़ करते हुए जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करता है। पावर मिलेगी तो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, पावर नहीं मिलेगी तो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसकी 2 स्टेट्स हैं, ऑन ऑफ। इसी से कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने ये कंसीव कर लिया कि जी एक सिस्टम है बाइनरी सिस्टम, उसकी 2 वैल्यूज़ हैं 0 1, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की 2 स्टेट्स हैं ऑन और ऑफ। तो हम क्यों ना इसी को लिंक कर लें, एक स्टेट को एक बाइनरी सिस्टम की वैल्यू के साथ और दूसरी स्टेट को बाइनरी सिस्टम की दूसरी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर लें। तो प्रीवियसली जो अवेलेबल सिस्टम्स हैं उसमें बाइनरी सिस्टम को ही कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक सिस्टम के तौर पर यूज़ कर लिया जाए, बजाय इसके कि नया सिस्टम बनाया जाए। तो ये इसकी मेन इसका लॉजिक है। बाइनरी मीन्स 2 बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1। ईच बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल पल्स इनसाइड द कंप्यूटर। 1 को कंसीव कर लिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड 0 बाय एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से ये बाइनरी सिस्टम जो है उसी के कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक सिस्टम को डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में। अब यहीं से आगे जो टर्म जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं दोबारा, ईच बाइनरी डिजिट उसको बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। बिट जो है इसकी फॉर्म किसकी शॉर्ट फॉर्म है, बाइनरी इंटीजर की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डाटा जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद जो है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि 8 बिट्स जो है वो उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो फिर ये बाइट बन जाता है। तो इसमें स्टूडेंट ये माइंड में रख लें कि 8 बिट्स से पहले 4 बिट्स की भी बात की जाती है कि 4 बिट्स अगर हम उसको कंबाइन कर दें तो ये एक निबल बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बाइट की बात करते हैं तो बाइट के अंदर हमारे पास 2 निबल्स होते हैं ऑफ 4 बिट्स ईच। इसके बाद हमने वही बात कि 8 बिट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये बाइट बन जाता है। और नॉर्मली जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बाइट्स की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हम जो टाइप ऑफ डाटा देखा था
अब वो टाइप ऑफ डाटा जो वर्ड्स, सेंटेंसेस, लाइंस, पैराग्राफ और पेजेस का कम्बिनेशन होता है। अगर हम टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं, कीबोर्ड पे जितने भी कीज़ अवेलेबल होती हैं उसको जब हमने कन्वर्ट करना होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो जो भी कैरेक्टर जो आइदर ऑन स्क्रीन हम देख रहे हैं या डिफरेंट जो फिज़िकल हार्ड कॉपी के तौर पर हम डाटा देख रहे हैं, उसको जब रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो वो 1 बाइट एलोकेट करता है आइदर इन मेमोरी, आगे टेम्पररी मेमोरी है, चाहे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या यूएसबी है, तो उसमें जो करैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो वो 1 बाइट एलोकेट करता है जो इंटरनल 8 बिट्स का कम्बिनेशन होता है। तो 1 बाइट जो है वो एक अल्फ़ाबेट, अगर आप, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ए से लेकर जी तक आइदर कैपिटल स्मॉल कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 बाइट एलोकेट करते हैं। नंबर है या अल्फ़ा न्यूमेरिक डिफरेंट जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो 1 बाइट एलोकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ड, कंप्यूटर वर्ड जो है ये फिर इसका ब्लॉक है जो बाइट्स के ऊपर, और ये बाइट्स में फिर हम ये जब कंबाइन करते हैं तो ये वर्ड बन जाता है। ये चैप्टर 1 में भी देखा था। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस का ताल्लुक वर्ड के साइज़ पे होता है। चैप्टर 1 में देखा था कि असल में ये रजिस्टर का साइज़ होता है 64 बिट। अगर कंप्यूटर है तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्ड का साइज़ 64 बिट है, तो कंप्यूटर एक वक्त में 64 बिट ऑफ डाटा प्रोसेस करने में एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ करता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। ज़्यादा ज़ाहिर है नंबर ऑफ बाइट्स, वर्ड का साइज़ ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस जो है वो कंप्यूटर की बेटर होगी। ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट। आज के लेक्चर को अब हम वाइंड अप करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमने सिग्नल के टॉपिक से स्टार्ट किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सिग्नल की हमने बात की, सिग्नल की टाइप्स, एनालॉग और डिजिटल की बात की, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालॉग सिग्नल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी की बात की। उसके बाद हमने टाइप ऑफ डाटा जो है वो डिटेल में डिस्कस किया कि चैप्टर 1 जब हमने स्टार्ट किया था आईटी की बात की थी, तो आप आईटी जो है उसमें किसी भी तरह का डाटा जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, कोई भी उसकी फॉर्म हो सकती है। तो टाइप ऑफ डाटा जो है वो हमने डिस्कस किया। टेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, ये न्यूमेरिक फॉर्म है, साउंड फॉर्म है, इमेज फॉर्म है। उसके बाद हमने वीडियो की बात की, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा है, चाहे हम स्क्रीन पर देखें, चाहे हम अगर आउटपुट हार्ड कॉपी पे रिक्वायर है तो किस तरह की हमें हार्ड कॉपी रिक्वायर है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डाटा पे। उसके बाद हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमने दोबारा, ये चैप्टर 1 में भी टॉपिक था, दोबारा इसको देखा कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की 2 स्टेट्स ऑन ऑफ को कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने उसी को कंसीव कर लिया कि ऑलरेडी जो यूज़ जो सिस्टम जो है बाइनरी सिस्टम को ही यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 वैल्यूज़ हैं 0 1, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की 2 स्टेट्स हैं, तो सिंपली एसोसिएट 1 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद 1 वैल्यू ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो हमने वो बाइनरी सिस्टम को ही प्रिवेल कर लिया, बजाय इसके कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके लिए कोई नया सिस्टम बनाना पड़े। तो ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाइनरी सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। इधर से फिर हमने वो बिट्स और बाइट्स की बात की, और हमने देखा कि जो 4 बिट्स हैं वो मिलकर एक निम्बल, और एक 1 बाइट में 2 निम्बल्स होते हैं, तो ये 1 बाइट बनता है। और बाइट के बाद फिर हमने वर्ड की बात की। वर्ड जो है डिपेंड करता है रजिस्टर के साइज़ पे, और रजिस्टर का साइज़ डाटा ब्लॉक जो है अगर ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्लेस कर सकता है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं डाटा को कैप्चर करने के, डाटा को सेंड करने के लिए इतने ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो इतने अटैम्प्ट्स कम करने पड़ेंगे तो परफॉर्मेंस, अगर प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल है तो कम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे वो आपको डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कर देगा, तो रिस्पांस जो है वो भी हमारा फास्ट हो जाएगा। तो ये टॉपिक था। तो इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक से मज़ीद आगे जो है अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।